हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो आज आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। 3 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। कॉस्ट ट्रेड ऑफ क्या होता है, टोटल कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है और टोटल सिस्टम कंसेप्ट क्या होता है। तो आइए एक एक करके इन सभी कंसेप्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट ट्रेड ऑफ। द मोस्ट कॉमनली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव of the physical distribution management in a firm are to minimize the cost of distribution and maximize the services provided to the customer। यानी कि सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो यही होता है कि जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है उसको कम से कम किया जाए और हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम करेंगे तभी वो जो हमारा प्रोडक्ट जो हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी और कस्टमर जो है कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहता है। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू simultaneously maximize customer services and minimize the distribution cost। देखा जाए तो ये इतना पॉसिबल नहीं है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सके। डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को किस तरीके से कम कर सकते हैं हम और किस तरीके से हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है उसमें वेयर हाउसिंग की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये सारी कॉस्ट जो होती है वो इन्वॉल्व होती है हमारे फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी कि इनकी कॉस्ट को कम करने का मतलब है हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे और हमारा मेन मोटिव ऑब्जेक्ट तो है कम से कम कॉस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए। यानी कि अगर हम इनमें से किसी एक ही कॉस्ट को कम करते हैं इसका मतलब ये है कि हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर सपोज करते हैं आगे बढ़ते हैं ताकि और अच्छे से समझ आए। मैक्सिमम कस्टमर सर्विसेज इम्प्लाइज लार्ज इन्वेंट्री। ठीक है, मैक्सिमम कस्टमर सर्विसेज का मतलब है कि जो भी कस्टमर ने हमसे गुड्स या सर्विसेज की डिमांड की, ऑर्डर किया है, उनको हम उस कस्टमर को अवेलेबल करवा पाएँ। जब हमारे पास इन्वेंट्री होगी, जब हमारे पास स्टॉक होगा, तभी हम कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे। मैक्सिमम कस्टमर सर्विसेज का मतलब है कि लार्जर इन्वेंट्री होनी चाहिए, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए और बेस्ट पॉसिबल वेयर हाउसिंग सर्विसेज होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब है कि जो भी हमारा कस्टमर जिस भी जगह से सामान को मंगा रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, जहाँ जहाँ से भी कस्टमर सामान को, अपने गुड्स को मंगवा रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो उसके लिए उस प्लेस पे अगर वेयर हाउस होगा तो हम उस कस्टमर को, वेयर हाउस तो होना चाहिए ही चाहिए, साथ ही उस वेयर हाउसेज में इन्वेंट्री भी होनी चाहिए। वो इन्वेंट्री होनी चाहिए जिसकी कस्टमर डिमांड करता है। यानी कि हमारे वेयर हाउस भी है हमारे पास और उस जगह पे नहीं है जहाँ पे कस्टमर डिमांड कर रहा है। यानी कि कस्टमर की डिमांड है दिल्ली में और वेयर हाउस है मुंबई में, तो मुंबई से दिल्ली तक ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा और कस्टमर भी हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। या फिर हमारा कस्टमर दिल्ली में है, वेयर हाउस भी दिल्ली में है, लेकिन जिस प्रोडक्ट की वो डिमांड कर रहा है, जिस गुड्स की वो डिमांड कर रहा है, उसकी हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है, उसका हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। तो हम किस तरीके से टाइमली कस्टमर की सर्विसेज को सेटिस्फाई करेंगे, कस्टमर को किस तरीके से हम सेटिस्फाई करेंगे। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास पॉसिबल अच्छे से अच्छा वेयर हाउस, यानी कि उसी जगह पे वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर की डिमांड है। जब पास में कस्टमर के पास में हमारा वेयर हाउस होगा, उस एरिया में वेयर हाउस होगा, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, और इन्वेंट्री भी होगी तो हम कस्टमर को उसके डिमांड के अकॉर्डिंग, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो हर जगह वेयर हाउस, ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउस होने का मतलब है वेयर हाउसिंग की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आ रही है तो वेयर हाउस की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। इससे क्या हो रहा है कि एक कंपोनेंट की कॉस्ट को अगर चेंज कर रहे हैं तो इसके ऊपर दूसरे कंपोनेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। यानी कि सपोज़ करो हमने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम करने की सोची, हमने उसी जगह पे वेयर हाउस इस्टेब्लिश करने की सोची जहाँ पे कस्टमर डिमांड है। अगर हम बहुत सारे वेयर हाउसेस को ले लेते हैं अलग अलग जगह पे जहाँ पे कस्टमर हमसे डिमांड कर रहे हैं, ताकि हम कस्टमर की सर्विसेज को बढ़ा सके, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ऑब्वियस सी बात है कम आ रही है और हमारे कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट अवेलेबल भी हो रहा है। लेकिन वेयर हाउसिंग की कॉस्ट तो ज़्यादा आ रही है इसमें, क्योंकि हम जितने ज़्यादा वेयर हाउस होंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी और जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो जो हमारा कस्टमर है उसके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ऑल ऑफ दिस वुड ऐड टू द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी हमारा वेयर हाउसिंग है, जो हमारे इन्वेंट्री है, ये सारे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड मीन यूजिंग चीपर एंड स्लोअर ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूअर वेयर हाउसेज एंड कीपिंग लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री। यानी कि अगर हम इसकी कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं, हमने कहा
कि हम जो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कॉस्ट को कम कर रहे हैं। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को कम करना यानी कि हमारे पास वेयर हाउस कम है, या फिर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, या फिर हमारे पास इन्वेंट्री का स्टॉक ही नहीं है। यही तो मतलब हुआ। अगर हम यही चीज़ कर देंगे, ठीक है, तो कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा? दिस वुड ऑफ कोर्स ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इससे अगर हम ये करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट तो कम हो जाएगी। एट द सेम टाइम इट मे ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होने का मतलब है कि जो हमारा जो कस्टमर है उसकी सर्विसेज भी क्या हो गई है, कम हो गई है। उसको हम अच्छे से अच्छे सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। दस द फर्म हैज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट, यानी कि एक फर्म पॉसिबल नहीं है कि जो हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कॉस्ट कम करे और कस्टमर की सर्विसेज को बढ़ा सके, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। दोनों एस्पेक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है देखा जाए तो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दोनों चीज़ों में बैलेंस करके चलना है। इतनी कॉस्ट भी ना हो कि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई ही ना हो पाए और पे भी ना कर पाए, इतनी कम कॉस्ट भी ना हो कि हमारा जो कस्टमर है उसको अच्छे से अच्छे सर्विसेज भी ना मिल पाए। तो हमें क्या करना है, इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखना है। टू डू दैट दे हैव टू फर्स्ट सेट द लेवल अप टू विच दे वुड एक्सटेंड सर्विसेज टू द कस्टमर, यानी कि इसके लिए इनको क्या करना है, एक लेवल सेट करना है कि हाँ भाई इस लेवल तक हमें कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है, इस लेवल तक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होनी चाहिए। एक लेवल सेट करना है, दोनों चीज़ों के बीच में क्या बना के चलना है, बैलेंस बना के चलना है। ये था हमारा कॉस्ट ट्रेड ऑफ कंसेप्ट। उसके बाद आते हैं हम टोटल कॉस्ट कंसेप्ट पे। आई होप कि आपको कॉस्ट ट्रेड ऑफ कंसेप्ट पता चल गया होगा। कॉस्ट ट्रेड ऑफ का मतलब यही है कि हम किसी एक चीज़ की कॉस्ट को कम कर रहे हैं। अगर हम किसी एक चीज़ की कॉस्ट को कम कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट दूसरी कॉस्ट पे पड़ेगा। एक कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन दूसरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ये था हमारा कॉस्ट ट्रेड ऑफ कंसेप्ट। इसको और आगे एक्सटेंडेड फॉर्म है उसका है टोटल कॉस्ट कंसेप्ट। तो आइए चलते हैं, हम समझते हैं कि टोटल कॉस्ट कंसेप्ट होता क्या है। द टोटल कॉस्ट कंसेप्ट एंड द कॉस्ट ट्रेड ऑफ गो हैंड इन हैंड, यानी कि दोनों साथ ही साथ चलते हैं। किस तरीके से? टोटल कॉस्ट कंसेप्ट इज द रिकॉग्नाइजेशन दैट conflicting cost pattern should be examined collectively and balanced at optimum. It was recognized that managing transportation, inventory and order processing activity collectively could lead to substantial cost reduction when compared with managing them separately. यानी कि हम कॉस्ट ट्रेड ऑफ कंसेप्ट में क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ही चीज़ की कॉस्ट को देख रहे थे, वेयर हाउसिंग की, या फिर हम ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को देख रहे थे, या फिर हम इन्वेंट्री की कॉस्ट को देख रहे थे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की किसी एक कंपोनेंट की कॉस्ट को हम देख रहे थे कि अगर हम एक किसी भी एक कंपोनेंट की कॉस्ट को कम करते हैं तो किस तरीके से हम कस्टमर की सर्विस को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। अगर एक चीज़ की कॉस्ट को कम करें तो दूसरे चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है। यही हमारा टोटल कॉस्ट कंसेप्ट है कि हम एक चीज़ की कॉस्ट को ना लेके हम जितने भी कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में उन सब की कॉस्ट को टोटल करके चलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव हम चूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की उसको क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। तो ये था हमारा टोटल कॉस्ट कंसेप्ट। इन केस टोटल कॉस्ट इज नॉट एनालाइज देर इज़ एवरी लाइवलीहुड ऑफ टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, यानी कि अगर हम टोटल कॉस्ट को एनालाइज ही नहीं कर पाए, सही से डिसाइड ही नहीं कर पाए, तो हमारा जो सारा का सारा जो डिसीजन है वो गलत प्रूव हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे कि हम और अच्छे से समझ पाएंगे। सपोज करो हमारे जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास दो अल्टरनेटिव अवेलेबल है कि हम कौन से अल्टरनेटिव का चूज़ करें, कि हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन का चूज़ कर रहे हैं और दूसरे कंसेप्ट में हम अपना रेल ट्रांसपोर्टेशन के कंसेप्ट को चूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम सारी चीज़ों की कॉस्ट लेते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल क्या होएगी, ठीक है, हमारे इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या होएगी, हमारे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या होएगी और हमारे वेयर हाउसिंग की कॉस्ट क्या होएगी। यानी कि जब हम रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो 100 है और जब इन्वेंट्री इसमें 230 है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 100 है और वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या है, ठीक है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट है हमारी 100। यानी कि इसमें हमने तीन चीज़ों को लेके चला है। पहली है हमारी इन्वेंट्री, सेकंड है हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और थर्ड है हमारी वेयर हाउसिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट 100 है,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 230 है और वेयर हाउसिंग कॉस्ट हमारी 100 रुपीज़ है इन केस वी आर चूजिंग द अल्टरनेटिव ए विच इज़ रोड ट्रांसपोर्टेशन. एंड इफ वी आर गोइंग टू चूज द अल्टरनेटिव बी विच इज़ रेल ट्रांसपोर्ट, देन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल बी 150, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 200 एंड वेयर हाउसिंग कॉस्ट 130. यानी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेके चलते हैं कि अगर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन का चूज़ करते हैं तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 230 आएगी. लेकिन अगर हम रेल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 200 आएगी. यानी कि हमारे यहाँ पे 30 रुपीज़ जो है वो हम सेव कर पा रहे हैं अगर हम रेल ट्रांसपोर्टेशन का चूज़ करते हैं, रेल ट्रांसपोर्टेशन को चूज़ करते हैं. ठीक है, क्या आएगा, हम मिनिमम जो है कॉस्ट आएगी और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी सर. ठीक है, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होएगा. लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने एक अल्टरनेटिव को देखा है जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम बाकी और एस्पेक्ट्स को देखें, रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे ट्रांसपोर्ट की, अगर हम इन्वेंट्री को देखें तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेंट्री कॉस्ट 100 है तो हमारी रेल ट्रांसपोर्टेशन में 150 है. अगर वेयर हाउसिंग कॉस्ट हम देखें तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट हमारी रोड ट्रांसपोर्टेशन में 100 है और रेल ट्रांसपोर्टेशन में 130 है. यानी कि बाकी जो दो कंपोनेंट्स थे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. अगर हम उन पे ध्यान ना दें तो हमारा जो पूरा जो हम डिसीज़न लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो हमारा जो डिसीज़न है वो गलत साबित होगा. इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ओवर टोटल कॉस्ट को देख रहे हैं. अगर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन को चूज़ करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट 430 आएगी एज़ कम्पेयर टू रेल ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्टेशन में हमारी कॉस्ट आ रही है 450, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया. और ये अगर हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो यानी कि हमारे गुड्स की प्राइस भी ज़्यादा होंगे और कस्टमर जो है वो ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं होता. ठीक है, कस्टमर चाहता है कि कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो, तो हमें कस्टमर के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए. तो इसको और अच्छे से समझते हैं. एज शोन इन फिगर 2.2, जैसे कि हमने वो टेबल पढ़ा, इफ द डिसीजन रिगार्डिंग चॉइस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज टेकन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम डिसीजन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लेके करते हैं, ठीक है, और बाकी कॉस्ट कंपोनेंट्स को अगर हम नहीं देखते, ठीक है, अगर हम क्या करते would be selected as the cost in this case is ₹200. यानी कि अगर हम अल्टरनेटिव बी हमारा जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है, अगर हम उसको सेलेक्ट करते हैं जिसमें कॉस्ट हमारी 200 आ रही है, अगर हम कंपेयर करें तो अल्टरनेटिव ए से, अगर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन से कंपेयर करते हैं तो रोड ट्रांसपोर्टेशन में हमारी कॉस्ट आ रही है 213 और रेल ट्रांसपोर्टेशन में हमारी कॉस्ट आ रही है 200. अगर हम रेल ट्रांसपोर्टेशन को चूज़ करते हैं और बाकी कंपोनेंट को नहीं देखते तो वेयर इट इज़, बट इफ़ वी प्रेफर रेल ट्रांसपोर्टेशन, द कॉस्ट ऑफ अदर कंपोनेंट, इंटरेस्ट कॉस्ट यानी कि इन्वेंट्री कॉस्ट और वेयर हाउसिंग कॉस्ट इंक्रीज़. यानी कि सिर्फ हम रेल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेते तो हमारा डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने बाकी दो कंपोनेंट की कॉस्ट को तो देखा ही नहीं, इन्वेंट्री और वेयर हाउसिंग, जिसमें कॉस्ट जो है रेल ट्रांसपोर्टेशन का अगर यूज़ करते हैं तो इन्वेंट्री और वेयर हाउसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी. वी कैन सी from the data that the total cost in case of alternative A is lower than that of alternative B. Thus, if the total cost is taken into consideration, अल्टरनेटिव ए विल बी सेलेक्टेड एज इट इज़ लेस एक्सपेंसिव. अगर हम टोटल कॉस्ट को देखेंगे तो हम अल्टरनेटिव ए को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव ए में जो हमारी कॉस्ट आई है वो 430 आई है एज़ कम्पेयर टू अल्टरनेटिव बी. From this illustration, it is clear that a reduction in the cost of one component may be possible at the expense of the other element. यानी कि हमने इस illustration से ये तो समझ लिया कि अगर हम एक कंपोनेंट की कॉस्ट को कम करते हैं तो बाकी अदर कंपोनेंट की कॉस्ट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. इफ़ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज रिड्यूस, द कॉस्ट ऑफ द वेयर हाउसिंग एंड द इन्वेंट्री गोज अप. Therefore, if any attempt to improve the physical distribution efficiency and reduce cost, the total cost of performing the physical distribution function should be taken into account. यानी कि अगर हम किसी एक की भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में किसी एक कंपोनेंट की कॉस्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो हमें बाकी अल्टरनेटिव बाकी जो कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट पे भी ध्यान देना चाहिए. ठीक है, मैनेजमेंट शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ in reducing alternative cost so as to maximize the profit. By doing this, the firm can maximize the potential profit. यानी कि जब हम कॉस्ट ट्रेड ऑफ कर रहे हैं,
कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक कंपोनेंट को देख के हमें टोटल कॉस्ट पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम अपना जो ओवरऑल प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सकें और टोटल कॉस्ट को कम कर सकें। ये था हमारा टोटल कॉस्ट कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारे टोटल सिस्टम कंसेप्ट, जो कि हमारा थर्ड कंसेप्ट है। The total system concept is an extension of the total cost concept and is probably one of the most commonly used approach। यानी कि टोटल सिस्टम कंसेप्ट जो है वो टोटल कॉस्ट कंसेप्ट का ही एक एक्सटेंशन वर्जन है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इट इज़ लुकिंग एट द मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी एज एन इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज इन विच डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट आर टेकन नॉट इन आइसोलेशन ऑफ वन अनदर बट एज अ होल। यानी कि टोटल सिस्टम कंसेप्ट में क्या होता है, हम टोटल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, ना कि किसी एक कंपोनेंट पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, टोटल सिस्टम कंसेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल कॉस्ट पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि अल्टरनेटिव ए की टोटल कॉस्ट 430 है और अल्टरनेटिव बी की टोटल कॉस्ट क्या है, 480 है। यहाँ पे इस सिस्टम में हम एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, ये सिर्फ हम टोटल कॉस्ट कंसेप्ट में करते हैं। लेकिन जब हम टोटल सिस्टम कंसेप्ट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम ये देखते हैं कि अल्टरनेटिव बी ए का अगर हम यूज़ करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, अल्टरनेटिव बी का यूज़ करते हैं तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। जिस भी अल्टरनेटिव में हमें कम कॉस्ट लगती है, आ रही है, तो हम उसी अल्टरनेटिव को चूज़ कर लेते हैं। तो ये था हमारा टोटल सिस्टम कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों कंसेप्ट समझ में आए हो। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये कंसेप्ट समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।